हम देख रहे हैं इस लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमें देखना है कि कूलम्ब्स लॉ जो है, देखो हमें पता है कूलम्ब्स लॉ हमें फोर्स का आइडिया दे रहा है। फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं, है ना। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल इसकी वेक्टर फॉर्म देखनी है कि वेक्टर फॉर्म में या कूलम्ब ने जो हमें बताया वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताया या डायरेक्शन भी बताई। तो उसके लिए हम इसकी वेक्टर फॉर्म को एनालाइज करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा हमें 11th के वेक्टर का आइडिया होना चाहिए। तो उसको जरा सा हम यहाँ पे देखते हैं। देखो जरा, मान लिया हमने ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। इसको हम लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको लेते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शनल वेक्टर होता है? आई कैप। इस डायरेक्शन में जे कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है के कैप। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पर है और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए अभी हम जेड कोऑर्डिनेट को इग्नोर कर दे रहे हैं, हम केवल दो ही कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। मान लिया कोई पॉइंट यहाँ है, इसके दो कोऑर्डिनेट या इसके कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स कॉमा वाई है। तो इस पॉइंट की पोजीशन में हम कैसे बताएंगे? हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमें बताना है कि ये पॉइंट किधर है, तो हम ऐसे उंगली करेंगे, हम बोलेंगे कि ये पॉइंट इधर है। तो इस डायरेक्शन में हम एक वेक्टर को यहाँ ड्रॉ कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है इसको आर नाम दे दे रहे हैं। ये जो आर वेक्टर है इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या है कि ये जो आर वेक्टर या ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर एक्स मीटर दूर, वाई एक्सिस पर वाई मीटर दूर, ठीक है ना। इसको ऐसे बना सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हो एक्स एक्सिस, ये एक्स मीटर जो है ये किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पे, तो उसके लिए डायरेक्शनल वेक्टर आई है, वाई जे है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इस वेक्टर को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। अब चलो आगे देखते हैं। इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड से मतलब होता है लेंथ, तो क्या होता है? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालना है, हमें थीटा कैलकुलेट करना है कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, तो हम क्या करेंगे? देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा और ये होगा बेस, तो ये हो जाएगा बाई अपॉन एक्स। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी, ये जो वेक्टर वाला जो यूज है इसका वो हमने देखा। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि इसका कूलम्ब फोर्स में या कूलम्ब लॉ की वेक्टर फॉर्म में क्या यूज है, ठीक है। तो अब हम इसका चार्ज में यूज देखते हैं, ठीक। हमने मान लिया कि दो चार्ज हैं, एक Q1 है और दूसरा चार्ज हमें दिया हुआ है Q2, ठीक है। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो इस तरीके से हमें दिया हुआ है, इसको हमने नाम दिया R1 वेक्टर। Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है इसको हमने नाम दे दिया R2 वेक्टर, ठीक है। हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? जैसे अगर एक वेक्टर ए दे रखा है और दूसरा वेक्टर बी दे रखा है, तो इन दोनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है या इनका वेक्टर एडिशन करना है। तो कैसे करेंगे? पहले ए वाले वेक्टर को ड्रॉ करो, इसके हेड पे बी वाले वेक्टर की टेल बना दो, है ना। वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे बी वेक्टर में दिख रहा है बिल्कुल एज इट इज इसको उठा के यहाँ रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाले की टेल को लास्ट वाले के हेड से मिला देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा रिजल्टेंट, जिसको हम बोलते हैं ए प्लस बी। जिसको ऐड करना है, देखो फर्स्ट वाले की हेड से लास्ट वाले की दूसरे वाले की टेल को मिला दो, ठीक है। ऐसे ही और सी वेक्टर होता तो उसकी टेल को हम इसके हेड पर रख देते, फिर लास्ट में क्या करते? फर्स्ट वाले की टेल लास्ट वाले के हेड से मिला देते, तो ये बन जाता हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसमें हम क्या करेंगे? देखो जरा, Q1 और Q2 जो है, मान लिया दोनों चार्ज जो है पॉजिटिव है, तो Q1 ने Q2 पे फोर्स किधर लगाया होगा? हमें पता है कि कूलम्ब फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स है, तो अगर पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग बाहर की तरफ लगेगा। इसको हम नाम देंगे F21। F21 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। F12 का मतलब क्या होगा? अगर हम F12 लिखें, इसका मतलब होगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो ये जो फोर्स वन पे लगेगा मतलब इस वाले चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा? दोनों को मिलाने वाली लाइन यही होगी और ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, तो इधर लगेगा F12। ये वाली जो लेंथ हमें दिख रही है इसको हमने दो तरीके से डिवाइड किया। अगर हम इस लेंथ को ऐसे भी ले सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं R12,
12 वाला सफिक्स क्यों लिया, क्योंकि ये F12 के डायरेक्शन में है और इसी लेंथ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब सफिक्स क्या यूज करेंगे, R21, ठीक है। R12 जो है मतलब ये वाला जो वेक्टर है वो इस फोर्स की डायरेक्शन को दिखा रहा है और ये वाला जो वेक्टर है वो इस फोर्स की डायरेक्शन को दिखा रहा है। लेंथ देखो दोनों की बराबर है, सिर्फ किसका डिफरेंस है, केवल डायरेक्शन का डिफरेंस है यहाँ पे। तो अब देखते हैं जरा, अगर हमें F12 कैलकुलेट करना है, पहले तो एक चीज देखो जरा, इस डायग्राम को हम इधर बना रहे हैं, ये हमारा क्या है R2 वेक्टर, ये हमारा R12 वेक्टर और ये R1 वेक्टर। अब जरा देखो इस वाले वेक्टर के हेड पे इस वाले वेक्टर की टेल रखी हुई है, मतलब इसका और इसका तो एडिशन हो रहा है और ये उसमें क्या है रिजल्टेंट, इन दोनों का एडिशन होगा और ये होगा रिजल्टेंट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। तो यहाँ से R12 वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अगर हम इस वाले वेक्टर को लेते तो डायग्राम कैसा बनता, ये होता हमारा R2 वेक्टर, ये होता R1 वेक्टर और ये हो जाता R21 वेक्टर। अब देखो इसके हेड पे इस वाले की टेल रखी हुई है, तो R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर तो ऐड होते और रिजल्टेंट हो जाता R2 वेक्टर। तो यहाँ से R21 वेक्टर क्या निकल के आता, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। अब जरा एक चीज देखो ध्यान से, अगर हम बोले कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं x1, y1, z1 और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x2, y2, z2। तो जरा बताओ R1 वेक्टर क्या होगा, R1 वेक्टर यहाँ पे होगा, R1 वेक्टर हम लिखेंगे x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। R2 वेक्टर को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x2 i कैप, y2 j कैप प्लस z2 k कैप, इस तरीके से हम लिखेंगे, है ना। R12 क्या हो जाए, R12 क्या होगा, R12 वेक्टर होगा R1 माइनस R2 वेक्टर, कितना होगा i में से i, j में से j, k में से k माइनस होगा, x1 माइनस x2 i कैप, y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। इसी तरीके से R21 वेक्टर क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्या होगा, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। हम यहाँ पे देखेंगे कि R12 और R21 मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन इन दोनों की अपोजिट है, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब अगर हमसे बोला जाए कि बताओ F12 की वैल्यू क्या होगी, तो हम F12 को कैसे लिखेंगे, F12 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी, F12 लिया है तो R12 लिख दे रहे हैं, R12 का मॉड, क्योंकि हमें लेंथ भी तो चाहिए यहाँ पे। अब क्योंकि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसकी डायरेक्शन भी चाहिए होगी, तो हमने एक डायरेक्शनल वेक्टर लगा दिया R12 क्या। देखो R12 जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में तो फोर्स है, आदि कुछ बात समझ, R12 जिस डायरेक्शन में है फोर्स की भी वही डायरेक्शन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब R12 कैप को हम क्या लिख सकते हैं, देखो कैप का मतलब होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसी तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन R12 का क्यूब, ये हमने F12 निकाला, ठीक है। F12 निकाल लिया, इसी तरीके से हम F21 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। F21 निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का मॉड R21 वेक्टर, ये हमने F21 निकाला, ठीक है। F21 की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, तो R21 वाला डायरेक्शनल वेक्टर लगाया, डायरेक्शनल वेक्टर को हमने वेक्टर अपॉन मॉड में, इस तरीके से हमने ये सारी चीजें कैलकुलेट की। अब जरा देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, R12 R21 दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल है ना, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम हो गया।
और ये दोनों जो है इनमें केवल साइन का डिफरेंस है, मतलब R12 जो है माइनस R21 के बराबर है। देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम है, और R12 इज इक्वल्स टू माइनस R21, तो हम लिख सकते हैं कि F12 इक्वल्स टू माइनस F21। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस चीज को इधर ही लिख दें या फिर इधर लिख देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं F12 इक्वल्स टू माइनस F21, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं F12 इक्वल्स टू माइनस F21। तो इसका मतलब ये है, तो इससे प्रूव हो गया कि कूलम्ब्स फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो इसका मतलब ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉलो कर मतलब क्रिएट करता है, इसका मतलब ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये चीज हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब इसे हम न्यूमेरिकल्स की हेल्प से और देखेंगे, जरा इसे रफ कर देते हैं। देखो वेक्टर फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट यूज ये है कि ये 3D में जब चार्ज रखे होते हैं, मतलब एक चार्ज किसी पॉइंट पर और दूसरा चार्ज स्पेस में किसी अदर पॉइंट पर रखा हुआ है, तो वहां पे हम क्वेश्चंस को इजीली मतलब इस टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लिया एक चार्ज हमें दिया हुआ है Q1 इक्वल्स टू 20 माइक्रो कूलम और Q2 दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलम। डिस्टेंस दे रखी है, इनके बीच की डिस्टेंस नहीं दी है, हमें पोजीशन दी हुई है। हमें बोला गया है कि Q1 जो रखा हुआ है वो 1,2,3 पर रखा है, और Q2 जो रखा है वो 0,1,2 पर रखा हुआ है। ये हमें दिया हुआ है। हमें निकालना है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, जरा देखो ध्यान से। Q1 पे लगने वाला फोर्स Q2 की वजह से, दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि F12 भी तो ये होता था 1 पे लगने वाला फोर्स 2 की वजह से, इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब R12 वेक्टर, यही तो है। अभी हम लोगों ने डेराइव किया था, तो ये चीज निकल के आई थी। अब जरा देखो R12 वेक्टर क्या होगा, R12 वेक्टर होगा, इससे हम R1 निकाल सकते हैं। R1 वेक्टर कितना होगा, देखो I कैप 2 J कैप 3 K कैप। यहाँ से R2 वेक्टर कितना होगा, I कैप तो 0 हो गया, J कैप 2 K कैप। तो R12 वेक्टर क्या होगा, R1 माइनस R2 वेक्टर कितना होगा, जरा R1 में से R2 को माइनस करो, तो 1 माइनस 0 1, मतलब I कैप प्लस 2 माइनस 1 J कैप 3 माइनस 2 K कैप। ये R12 वेक्टर निकल आया। इसमें हम पुट करेंगे, पहले मॉड भी निकाल लेते हैं। R12 का मॉड कितना आ गया, अंडर रूट I का कोफिशिएंट 1, J का कोफिशिएंट 1, K का कोफिशिएंट 1। इसी तरीके से इसमें रखेंगे तो 9 इंटू 10⁹9, Q1 कितना है 20 इंटू 10⁻⁻6, -6 क्यों आया, माइक्रो की वजह से। ये कितना है 10 इंटू 10⁻6 अपॉन R12 कितना होगा, देखो जरा √3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3√3, ठीक है। और R12 वेक्टर कितना है I कैप J कैप प्लस K कैप। ये फोर्स निकल आया वेक्टर फॉर्म में। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो F12 की एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। ये जो है सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा आंसर, है ना, न्यूटन में। ये वेक्टर है, ये वेक्टर जो है डायरेक्शन को हम यहाँ से देख सकते हैं, मतलब फोर्स की वेक्टर फॉर्म निकल के आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन को, जरा हम एक और तरीके से देखते हैं। हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं एक चार्ज इसमें से नेगेटिव होता है ना, हमने Q2 को मान लिया कि ये -10 माइक्रो कूलम है, तो अब क्या होगा इसी को हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे जरा। ये कितना आया था, अब देखो जरा, जब हम Q1 Q2 को ले रहे थे
ये R1 वेक्टर था, ये R2 वेक्टर था, ये R12 था और ये R21 था। अब देखो अगर Q2 यहाँ पर नेगेटिव है तो Q1 पे फोर्स, Q1 को Q2 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो Q1 पे फोर्स बाहर ना लग के किधर लगेगा, अंदर की तरफ। तो फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड में, तो डायरेक्शनल वेक्टर कौन सा यूज होगा, R21। तो अब हम F12 क्या लिखेंगे, F12 लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 ना लिख के R21 क्यों, ये कब है, अपोजिट चार्जेस, जब अपोजिट चार्जेस होंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो जरा, इसकी वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितनी आएगी, 9 × 10⁹ इंटू Q1 × Q2 कितना हो गया था, 20 × 10 200, 10⁻6 10⁻6 -12 और ये आ गया था 3√3। अब R21 क्या होगा, R12 अगर ये है तो R21 क्या होगा, माइनस के साथ लिख दो इसको, तो कितना हो जाएगा, -i कैप -j कैप -k कैप। ये फोर्स हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अब इसके जो न्यूमेरिकल है कूलाम फोर्स के, उन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना।